हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका जो सैम्पल पेपर नंबर हम 7 कर रहे थे वो हिंदी का, उसे ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पार्ट 1 में जो आपके सेक्शन ए था उसे पूरा डिस्कस करा, जिसमें आपके सारे ग्रामर की टॉपिक्स एंड आपका गद्यांश और आपका जो पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश दोनों ही हमने डिस्कवर करे थे। आज हम सेक्शन 2 में वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर लाइन बाय लाइन और आपका जो अनुच्छेद लेखन और ईमेल लेखन ये सब आता है वो सब हम इसे कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको गद्य पाठ्य आपने पढ़े हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको केवल 3 के उत्तर करने हैं 25 से 30 शब्दों में। बालगोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप लाइन बाय लाइन आंसर पढ़ेंगे। तो वो उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उन्हें चिंता रहती थी कि उनके लिए खाना कौन बनाएगा, अब वो बीमार पड़ गए तो उनका ध्यान वगैरह कौन रखेगा, और वह उनकी सेवा ही अब उम्र भर करना चाहती थी। तो आप इसका आंसर करेंगे, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू बहुत सुशील थी, वह बाल गोविंद भगत को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे चिंता थी कि भगत के लिए भगत जो उनके सासी हैं उनके ससुर लगेंगे, ससुर के लिए भोजन कौन बनाएगा, यदि वह बीमार पड़े तो उनकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए वह अपना शेष जीवन उनकी सेवा करते हुए बिताना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। यानी लखनवी अंदाज आपको जो दे रखा है, पाठ का शीर्षक यानी पाठ का नाम लखनवी अंदाज क्यों रखा, आपको इसके बारे में बताना है। तो पाठ है आपका, उसमें खीरा खाने के ना बहुत नज़ाकत तरीके बताए हैं। यानी खीरा कैसे खाया जाता है और वो सूंघकर से तृप्त हो जाते थे, अपनी शान बताते थे और एकदम व्यंग्यात्मक रूप से, यानी एकदम मजाक बनाते हुए एक बनावटी शैली है, इसीलिए पाठ का नाम लखनवी अंदाज रखा है। इसका लाइन बाय लाइन आंसर पढ़ते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में एक नवाब साहब के द्वारा खीरा खाने के बेहद नज़ाकत भरे अंदाज का लेखक ने अत्यंत रोचक शैली में वर्णन किया है। लखनवी अंदाज जो है, लखनवी नवाब खीरों को खाए बिना केवल उन्हें सूंघकर ही तृप्त हो जाते हैं, इसी दिखावे को वो अपनी शान समझते हैं। पाठ का जो शीर्षक है वह व्यंग्यात्मक रूप से उसी की इस बनावटी शैली पर आधारित है, अर्थात ये क्या है, सार्थक है, यानी सही है। तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों, इससे उनकी किस विशेषता? तो वो जीवन भर अपने अच्छा सुर मांगते रहे क्योंकि वह जानते थे कि उनके सुर से ही उनकी पहचान है, उनका सम्मान है। अगर सुर नहीं रहेगा, सुर फट गया तो उनका सम्मान भी फट जाएगा, यानी सम्मान भी नहीं रहेगा, इसलिए वो जीवन भर यही मांगते रहे। और उनकी से ये विशेषता कि वो अपने काम के प्रति बहुत सच्चाई रखते थे, आस्था रखते थे, ये सब पता चलता है। तो बिस्मिल्लाह खान जीवन भर ईश्वर से अच्छा सुर मांगते रहे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पहचान सम्मान शहनाई के सुर में ही है। यदि सुर एक बार फट गया तो उससे बदला नहीं जा सकता। इसके उनके अपने कार्य के प्रति श्रद्धा और आस्था दिखाई जाती है। यानी लास्ट प्रश्न क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर दह गृहस्थी जवान जिंदगी का सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है, अपने के लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। यानी आपको ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है नेताजी के चश्मा से। इसमें जो हालदार साहब हैं वो सोचते हैं कि हमारे देश का क्या होगा, जिसमें लोग जो अच्छा काम करते हैं उन पर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। वो पान वाले जो कैप्टन का मजाक उड़ाते हैं उस पर हालदार जी ये कहते हैं और उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है कि अपने देश के प्रति लोग इतना बुरा सोचते हैं और मजाक बनाते हैं, यही सब बोला गया। तो आप इसे लिखेंगे, पान वाले द्वारा कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगे कि कैप्टन जैसे लोग भी सच्चे देशभक्त होते हैं, जो निस्वार्थ भाव के सह राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं। जो स्वार्थी और लालची जाति के लोग ऐसे देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। यानी स्वार्थी और लालची जाति किससे कहा है, पान वाले को कहा है, का मजाक उड़ाते हैं। जाना हालदार साहब को आहत लगता है, जो अपने देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। उन्हें बार बार यह चिंता सताती है कि जहाँ ऐसे स्वार्थी लोगों के जाति के लोग रहते हैं उसे देश का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। और जो कैप्टन जैसे लोग हैं, सच्चे देशभक्त जैसे लोग हैं, वो मरते जा रहे हैं, जैसे कैप्टन भी मर गया था ना, वैसे ही। अब यहाँ पे पद्य पाठ यानी आपने जो पोएम्स पढ़ी हैं उनके आधार पर आपको 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं।
परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनका स्वभाव का वर्णन बताइए। तो राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि जो राम जी हैं वो स्वभाव से शांत थे, धैर्यशील थे और विनम्र थे। राम निडर भी थे, साहसी भी थे और मृदुभाषी भी थे। वो गुरु का सम्मान करते थे और अपना कर्तव्य समझते थे। पर वही लक्ष्मण जो थे वो उग्र स्वभाव के, यानी वो शांत नहीं, वो उनका जवाब देने में यानी बदले में बोलने में विश्वास रखते थे। वह तर्कशील और उनका तर्क भी सही होता था। वो वाक्पटु थे और वो व्यंग करने, मजाक बनाने में भी निपुण थे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के व्यंगपूर्ण वचन अग्नि में, यानी जब परशुराम जी उन पर क्रोध कर रहे थे तो लक्ष्मण के मजाक भरे में भी सच्चाई होनी चाहिए। और सच्चाई में वो जो उनके वचन पर आग में घी डालने का काम करते, पर राम के साथ वो जो वचन थे वो शीतल जल के समान प्रतीत होते थे। यानी इनके जो लक्ष्मण के थे उनके तो अग्नि में घी डालने का काम कर रहे थे, यानी अग्नि के आहुति के समान। पर जो राम जी के वचन थे वो शीतल में, यानी ठंडा पानी, शीतल जल के समान थे। दूसरा प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो निराला जी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो चैप्टर के लेखक कवि है, वो उत्साह कविता एक आह्वान गीत है जिसमें कवि क्रांति की अपेक्षा करते हुए बादलों से गरजने को कहते हैं। बादलों की फुहार रिमझिम व्यक्ति के मन में कोमल भावनाओं का संचार करती है। ऐसे भावों से कवि का उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए वह बादलों से गरजने के लिए जिसमें उदासीन लोगों के मन में उत्साह का संचार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वास्तव में उद्धव जो था वो बड़भागी था, यानी बहुत भाग्यशाली था? आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं हमारे लिए, मेरे लिए तो, अब आपका आंसर अलग भी हो सकता है। तो हमारे विचार से जो उद्धव था वो वास्तव में बड़भागी है। बड़भागी यानी बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो कृष्ण और गोपियों के सानिध्य, यानी उनके अंडर रहता था। अंडर मतलब उनके छाया में रहता था, सानिध्य में रहने का अवसर मिला। जिस प्रकार सूरदास जो है, रसखान है, मीराबाई है, वो कृष्ण की भक्ति में लीन होकर धन्य हो गए थे, वह आज भी अमर है हमारे लिए। उद्धव भी गोपियों और श्री कृष्ण के संसर्ग, यानी उनकी छाया में रहकर आज भी लोगों के बीच अमर है। अतः हम कह सकते हैं उद्धव वास्तव में सौभाग्यशाली कहा जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। तो वो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो खनिज लवण युक्त पानी, उर्वर शक्ति युक्त मिट्टी, सूर्य की ऊष्मा, वायु तथा मानव का परिश्रम फसल उगाने हेतु आवश्यक है। कविता में इन्हीं सबके द्वारा फसल उपजाने का जो महिमा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं 50 से 60 शब्दों में, और ये आपके पूरक पुस्तिका, यानी जो आपकी कृतिका भाग 2 वाली बुक है, उससे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेलने की सामग्री आपके खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आपको बताना है। तो भोलानाथ के खेलने की सामग्री आजकल के खेलने की सामग्री से बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि उस समय के बच्चों के पास खेलने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वो कहीं भी जाकर मिट्टी में धूल मिट्टी में खेल सकते थे। बच्चे बाहर घर में पड़ी अनुपयोगी वस्तुओं से भी खेल सामग्री तैयार कर लेते थे। वे सभी बच्चों से बहुत आत्मीय संबंध थे। बच्चे धूल मिट्टी में खेलकर बहुत आनंद अनुभव करते थे। पर आज के बच्चे कैसे हैं? आज खेल सामग्री बाजार से खरीदी जाती है, धूल मिट्टी से तो कोई परिचय नहीं होता, यानी धूल मिट्टी में खेलना तो आज पाप माना गया है, ऐसा ही कुछ हो गया है बच्चे घर में। और आप लिख सकते हैं बच्चे घर में पबजी, फ्री फायर और अलग अलग गेम होते हैं, सबवे सर्फर्स, ये सारी गेम खेलते रहते हैं। बच्चे घर में ही माता पिता के सुरक्षा से अत्यधिक महंगे खिलौने खरीदते हैं और उन्हें ही खेलते रहते हैं, गुड्डा गुड़िया के खेल। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने आलसी प्रकृति के कृतिकार के विषय में क्या कहा है? जो कृतिकार आलसी प्रकृति के होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति आलसी होती है, उनके विषय में लेखक ने क्या कहा आपको बताना है। ये कौन सा चैप्टर है? ये आपका जो चैप्टर आज्ञा चीजें लिखा गया है, उस चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिया गया। लेखक ने ऐसा कृतिकार बाहरी दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो पाता, वह उसे लेखक एक सहायक यंत्र के उपयोग में लाता है। मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर से आपको बताया गया कि जिससे उसका संबंध भौतिक यथार्थ के साथ बना रहे, वह सबसे भीतर की विशेषता प्रकट होता है। वह यह कुछ उस तरह की भावना है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक अलार्म ना बज पाए। यानी कृतिकार तो लिखना तो चाहते हैं, बट
उनकी आलसी प्रकृति ऐसी होती है, जैसे लाइक आपने रात को अलार्म लगा दिया, आपने 5 बजे का लगा दिया, 5:10 का लगा दिया, 5:15 का लगा दिया, 5:20 का लगा दिया। अब आप उठ गए 4:50 पे, यानी आपने 5 बजे का लगा था, पर आप 4:50 पे आए। यानी अब आप 4:50 से 5 बजे तक का वेट कर रहे हैं, 5 से लेके 5:20 तक का वेट कर रहे हैं आप कि अलार्म बजता रहे, मैं उसे बंद करता रहूँ और आप बिस्तर पे लेटे रहें। यानी अलार्म बजने के बावजूद आप सोए रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि नींद खुल जाने पर भी बिछौने तक का अलार्म बजा रहे, तो वो हम आलसी प्रकृति के कृतिकार कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति ने किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने से आप किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं। तो वर्तमान पीढ़ी द्वारा जो पीढ़ी है वो प्रकृति का दोहन कर रही है, वनों को काट रही है, नगरों और फैक्ट्रियों के कचरे से पवित्र नदियों के जल भी दूषित हो रहे हैं। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन के बढ़ते प्रयोग और भूमि वाहनों से जहरीली धुएं से वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, जिससे मौसम चक्र प्रभावित हो रहा है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसे रोकने के लिए हम अनेक प्रकार के सहयोग दे सकते हैं। हरे वृक्षों को ना काटें, ना किसी को काटने दें, गंदे जल और अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में न डालें, पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दें, वाहनों का प्रयोग भी कम करें। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब आपके आते हैं क्वेश्चंस। आपको 3 विषय दे रखे हैं, उनमें से एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है अनुच्छेद लेखन पे। मैं आपको तीनों कराऊंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लोकतंत्र में मीडिया का उत्तरदायित्व। तो लोकतंत्र में आपको मीडिया का उत्तरदायित्व बताना है। मीडिया का प्रमुख उत्तरदायित्व। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। आगे बढ़ने की होड़ में कर्तव्य, पट से भटकता मीडिया, और आपको एंडिंग लिखनी है। तो लोकतंत्र में मीडिया का क्या उत्तरदायित्व है आपको बताना है। लोकतंत्र जनहित, सबसे पहले हम यही वाला कर रहे हैं। लोकतंत्र जनहितकारी पर न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र यानी लोगों द्वारा शासन संपूर्ण विश्व में स्थापित करने के लिए मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, यानी बहुत इंपॉर्टेंस है मीडिया की। मीडिया ही फैलाती है हर जगह कि हमारा अगर लोगों के द्वारा हमारा शासन होगा तो कैसे अच्छा होगा। ईमानदार और निष्पक्ष मीडिया, यानी किसी पक्ष पे नहीं जाती। अगर वो किसी जस्ट लाइक अगर हम सरकार देख लेते हैं, कांग्रेस होती है और एक बीजेपी ले लेते हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ काम करेगी और कांग्रेस अगर गलत होगी तो वो गलत ही काम करवाएगी मीडिया से। तो इसलिए मीडिया जो होती है वो किसी पक्ष में नहीं होती और वो लोकतंत्र का आधार होती है, या हम मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। मीडिया 2 रूप में होती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो टीवी, इंटरनेट आदि शामिल होते हैं। मीडिया को अपना कार्य पूरी स्वतंत्रता होती है, इसलिए मीडिया का भी उत्तरदायित्व है कि वह किसी घटना या समाचार को पूरी निष्पक्षता के साथ जनता के समक्ष रखे, यानी बिना किसी पक्ष के आधार पर आपको सब बताए। मीडिया का भयमुक्त होकर कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। समाचार पत्रों में भी संपादक को कई अपनी बात पर निष्पक्ष होकर लिखना ही चाहिए। मीडिया जग जागरण एक सशक्त माध्यम है, अतः वह बिना किसी प्रलोभन में आए हुए जनता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सकता है। मीडिया को अपना उत्तरदायित्व समझना होगा और सस्ता लोकप्रिय पाने के मोह से बचना होगा, तभी हमारे राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होगा। दूसरा प्रश्न है, योग और छात्र जीवन। आपको इसके योग यानी योगा करना और छात्र जीवन में इसका कैसा प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। इसकी स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन, ध्यान रखने वाली योग्य बातें और आपको योगा के लाभ और आपको एंडिंग बतानी है। तो योग और छात्र जीवन, योग जो है वो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। छात्र जीवन में इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलान या जोड़ना। योगाभ्यास द्वारा व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके उनका आत्मा से मिलन कराने में समर्थ हो जाता है। योग और खेल छात्रों को जो है वो ऊर्जावान यानी एनर्जी देता है, उन्हें जीवन के लिए सकारात्मक यानी आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव साइड देता है। सुबह सुबह योग का नियमित अभ्यास हमें शारीरिक और मानसिक रोगों से दूर रखता है। योग मुद्रा या आसन छात्रों के शरीर में दिमाग को तेज करता है, साथ ही उनमें कल्याण की भावना पैदा करता है। योग जो है नेगेटिव विचार यानी नकारात्मक विचारों यानी नेगेटिव थॉट्स को नियंत्रित करता है। ये बच्चों की प्रकृति से भी जोड़ता है। योग द्वारा श्रेष्ठ जीवन का आचरण करके एक आदर्श मानव भी बना जा सकता है। तीसरा जो प्रश्न आपको दे रखा है,
वो मतलब दोनों आपको 2 करने, तीनों में से कोई एक करना। तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मित्र, यानी सच्चे मित्र की परख हमें प्रॉब्लम्स यानी विपत्ति में ही होती है। इसका यही मतलब है। इसके बारे में आपको लिखना है, यानी सच्चे मित्र के गुण लिखने हैं। उसका भूमिका मतलब ये नहीं कि भूमिका कुछ वर्ड होता है, इसका इंट्रोडक्शन, सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें, और एंडिंग। मित्रता, मेरे यहाँ पे मित्रता लिखी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं लिख देती हूँ। मित्रता आप लिख सकते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत, ये तुलसीदास जी का। अब आपको नहीं पता ये किसके का दोहा है, तो आप तुलसीदास, कबीरदास, कुछ ऐसे जो फेमस है उनमें से किसी एक का नाम लिख सकते हैं। ये तुलसीदास जी का बहुत बड़ा फेमस है। गलत लिख देंगे पर अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हैं, जिससे लाइन अच्छी लगे। नहीं लिखना आपकी मर्जी है। मित्रता पवित्र भावना है। जीवन में पग पग पर हमें यानी रास्ते रास्ते पर मित्र की आवश्यकता पड़ती है। मित्र के अभाव से, यानी अगर मित्र नहीं होगा तो हमारा जीवन जो है नीरस हो जाता है, बहुत बेकार सा लगता है। आदर्श मित्र व्यक्ति का शुभचिंतक और तथा मार्गदर्शक होता है, यानी अगर हमारा सच्चा और अच्छा आदर्श मित्र होगा ना, तो हमारा एक शुभचिंतक भी हो सकता है और वो हमारा मार्गदर्शक यानी हमें रास्ता बताने वाला भी हो सकता है। विपत्ति के समय यानी प्रॉब्लम के समय से सब समय साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र हमें मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। कहा भी गया है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। एक सच्चा मित्र सदैव अपने साथी को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, वह उसे कुमार्ग, कुविचार और कुरीतियों से दूर रखने की कोशिश करता है। एक सच्चे मित्र की परख विपत्ति काल में ही होती है, इसलिए तुलसीदास जी, ये देखिए लोहा तुलसीदास ने कहा था, मुझे याद नहीं था, बट अब हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट है। तुलसीदास ने भी अपने अच्छे मित्र की कसौटी विपत्ति ही बताई है। सच्चा मित्र हमारे जीवन में उत्साह भर देने वाला निष्पक्ष होता है, व्यक्ति होता है। एक सच्चा मित्र अमूल्य धरोहर है जो हमारे जीवन को संवार देता है। यानी सच्चा मित्र ये नहीं लगता अगर आप गलत जा रहे हैं तो आपको वो सही बताता है, अगर सच्चा है वो तो सच्चा मित्र। तो ये नहीं कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और वो आपका साथ दे रहा है, तो उसे सच्चे मित्र नहीं कहते। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें आपको या तो औपचारिक पत्र लिखना है या तो अनौपचारिक। ये आपका अनौपचारिक पत्र है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला औपचारिक पत्र है। आपको दोनों में से जो इजी लगता है और जो अच्छे से आप कर सकते हैं आप वो करेंगे। तो पहला है, आप छात्रावास में रहने वाले मनीष या मनीषा, यानी आप हॉस्टल, छात्रावास यानी हॉस्टल में रहते हैं। पिताजी को आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है, जिसमें आपको किसी शैक्षिक यात्रा यानी पढ़ाई से संबंधित आप किसी उसमें जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, आपको जाने की अनुमति चाहिए और कुछ पैसे भी आप मंगवा रहे हैं अपने पापा से। तो आप सबसे पहले इसका लिखेंगे, आप छात्रावास जहाँ पे आप रहते हैं कौन से नगर में है, नई दिल्ली, और फिर डेट लिखेंगे, और आपने पिताजी को सम्मान के साथ पूज्य पिताजी और उनका सैल्यूलेशन यानी सादर चरण स्पर्श। पिता होंगे तो सादर चरण स्पर्श, भाई बहन होगा तो सस्ने मतलब हमसे कोई बड़ा होगा तो सासरे नमस्कार, छोटा होगा तो प्रिय भाई, ये सब हम लिख सकते हैं। आपके तो आप पापा को लिख रहे हैं, तो आपके भेजे हुए पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि सब कुशल मंगल है, यानी आपने पत्र लिखा था तो उसके हमें पता चला कि आप सब कुशल मंगल है। मैं भी यहाँ प्रथम सत्र की परीक्षा की तैयारी में लगा हूँ, यानी फर्स्ट टर्म की तैयारी कर रहा हूँ। पिताजी, ये दशहरा का अवकाश है, यानी दशहरा की छुट्टी पड़ी है हमारे विद्यालय में। छात्रों को हमें 1 सप्ताह के लिए शैक्षिक भ्रमण यानी हमें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, एजुकेशनल पर्पज़ से हमें ले जाया जा रहा है। इसमें हमारे 40 छात्र जा रहे हैं और 4 अध्यापक, 2 व्यायाम यानी 2 योगा टीचर भी जा रहे हैं। इस शैक्षिक भ्रमण यानी जो हमारा एजुकेशनल पिकनिक है, इस कार्यक्रम में हमें उज्जैन ले जाया जाएगा, इंदौर, धार, मांडू आदि स्थानों को दिखाया जाएगा। भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों का सामाजिक अध्ययन यानी जो विद्यार्थी है इसका उद्देश्य यानी इस पिकनिक पे जाने का यही हमारा मकसद है कि विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन यानी सोसाइटी के बारे में, भूगोल विषय में अधिक जानकारी मिल जाए। इस अवधि से इसे घूमने जाने से हमारी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा, और इससे शामिल होने के लिए आपको आपको एक लिखित अनुमति देनी है मुझे, और मुझे खर्च के लिए 3000 रुपये की आवश्यकता है। आशा आप मुझे इससे शामिल होने की सहर्ष अनुमति देंगे। पूज्य माताजी, यानी माताजी को भी मेरा सादर चरण स्पर्श, और छोटी बहन को मेरा स्नेह कहिएगा। आपका आगे पारी पुत्र मनीष। आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपको औपचारिक लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। वन विभाग द्वारा जो वृक्ष लगाए हैं वो सूख जा रहे हैं। आपको इस समस्या को दैनिक समाचार पत्र, यानी आप वन विभाग को नहीं लिख रहे, आप दैनिक समाचार पत्र को
अपने पत्र यानी आपको न्यूज़पेपर में ये आपको ये बात छपवानी है कि ये वन विभाग के लोग समझ सके। तो आपको संपादक को लिखना है पत्र, जो कि वसंत विहार आशुतोष की ओर से आपको लिखना है 100 शब्दों में पत्र। आप वसंत विहार है नई दिल्ली और डेट, और संपादक को लिख रहे हैं दिल्ली जागरण और इसका एड्रेस लिख देंगे। एंड नेक्स्ट आप विषय लिखेंगे, वन विभाग द्वारा रोपित वृक्षों के सूखने के संबंध में महोदय लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र में वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान अपने क्षेत्र यानी वन विभाग के अधिकारी हैं वो भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो उस समाचार पत्र में ये आर्टिकल छपेगा तो वो इसे पढ़ेंगे और मेरी जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ ध्यान देंगे। अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो क्योंकि न्यूज़पेपर तो हर इंसान पढ़ता है ना, तो वो एक्शन लिया जाएगा उन पर अगर वो ध्यान नहीं देंगे, इसलिए न्यूज़पेपर में हम छपवाते हैं। तो आपके क्षेत्र में सूखते वृक्षों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 5 जून 2022 को कोई भी सन लिख देंगे, 2022 लिख सकते हैं क्योंकि 2022 का सन ही चल रहा है। हमारी कॉलोनी से निकट स्थित पार्क में बहुत धूमधाम से वन महोत्सव मनाया गया था, यानी 5 जून को बहुत धूमधाम से वन महोत्सव मनाया गया था। इस अवसर पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे, किंतु बाद में ना इसकी किसी ने सुरक्षा की, ना ही किसी ने इसका उपयोग किया, उपाय कुछ करा, ना उनकी देखभाल हो रही है, ना कोई उन पर ध्यान दे रहा है, जिससे बहुत पौधे में सूख गए हैं और शेष भी सूखने की कगार पर है। उन पौधों की सुरक्षा के लिए अब कोई भी नहीं है जिसने लगाए, जिसका कारण गाय भैंस आदि जानवर भी उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप इस पत्र को अपने समाचार पत्र यानी समाचार पत्र को लिख रहे हैं ना आप, समाचार अधिकारी को, संपादक को आप पत्र लिख रहे हैं तो समाचार पत्र में लाने की कृपा करें ताकि संबंधित अधिकारियों का ध्यान उन विषयों की ओर आकर्षित हो और उन्हें बचाने के लिए वो अधीनस्थ कर्मचारियों का यथोचित आदेश देकर उचित कार्यवाही की कार्यवाही करें। धन्यवाद सहित आप हैं आशुतोष। अब जो 16 क्वेश्चन है उसमें आपको या फिर स्वैवृत्त लेखन लिखना है या फिर आपको ईमेल लिखना है। तो सब स्वैवृत्त में आपको क्या करना है, अगर आपको स्वैवृत्त अच्छे से आता है तो आप स्वैवृत्त करेंगे, ईमेल अच्छे से आता है तो ईमेल करेंगे। स्वैवृत्त में क्या करते हैं, आप एक पत्र की तरह सबसे पहले आप लिखते हैं जस्ट लाइक आप अजय अक्षिता हैं, आपको ज्ञात हुआ है कि राजीव गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित शिक्षक का पद रिक्त है। आपको आवेदन स्वैवृत्त लगभग 80 शब्दों में बनाना है। तो पहले हम ये करते हैं, सबसे पहले आप एक पत्र जैसे लिखेंगे छोटा सा 1-2 लाइन का, सेवा में प्रधानाचार्य और स्कूल का नाम और एड्रेस भी लिख सकते हैं दिल्ली और डेट लिख सकते हैं। ये नीचे भी आप लिखेंगे तो आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में गणित शिक्षक पद रिक्त है, जिसके लिए मैं अपना आवेदन पत्र, क्योंकि आप आवेदन करें तो ये छोटा सा होगा, आवेदन पत्र कर रहे हैं और मेरा जो वांछनीय विवरण यानी मेरा जो बायोडाटा है वो इस प्रकार है। बायोडाटा में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी ही होगी, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थानीय पता, टेलीफोन, ईमेल, ये सब तो लिखना ही है। अब बाकी आपने शैक्षणिक योग्यता यानी आपने कितना पढ़ा लिखा है आपको ये भी बताना है। जैसे लाइक आपने 10वीं CBSE बोर्ड से प्रथम श्रेणी में 90% इन सब्जेक्ट्स में करी है, 12वीं आपने CBSE बोर्ड से प्रथम श्रेणी 90% इन विषयों पे करी है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपने पंजाब विश्वविद्यालय में इन विषयों में प्रथम श्रेणी 92% से करी है। आपको कंप्यूटर और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। धन्यवाद भवदे। आपको ये इतना स्वैवृत्त हो गया। अगर आप स्वैवृत्त नहीं लिखना चाहते, आप ईमेल लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सुभाष या सुभाषिनी आपका नाम है, आप अपने सहपाठियों के साथ शरारत में कक्षा का फर्नीचर है वो तोड़ दिया आपने, अपनी भूल के क्षमा मांगते हैं आपको प्रधानाचार्य को 80 शब्दों में ईमेल। 80 शब्द यानी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, पत्र से बहुत छोटा होता है ये। पत्र हमारा 3 भागों में भी होता है पर ईमेल हमारा एक ही बार में होता है। यहाँ पे एक बात बताई नहीं गई है, एक बात यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम आता है। फ्रॉम में आपका नाम बताया गया था, इसमें एक बार मैं नाम चेक कर लूँ। आपका नाम इसमें सुभाषिनी, जस्ट लाइक मैं लड़की का नाम ले लेती हूँ, आपका नाम दे रखा है। आप सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट मतलब स्लैश, आप लिखेंगे SUBH सुभाषिनी .@gmail.com, कुछ ऐसे ही मैंने एक ईमेल बना दिया, डॉट की जगह 7 लिख देते हैं, subhashini7@gmail.com। आप अपना नगर किसी का नाम दे रखा है तो नाम से रहेंगे, वरना आप XYZ या ABC या अपना कोई सा भी ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। किसको लिख रहे हैं हम, modern school 21 @gmail.com को, और इसका एक कार्बन कॉपी हम
इंफॉर्मेशन मॉडर्न स्कूल यानी स्कूल की वेबसाइट पर भी भेज रहे हैं। और हमारा विषय क्या है, हमारा अमान्य यानी ऐसा जो माना ना जा सके ऐसा व्यवहार की क्षमा यानी माफ़ी मांगने हेतु। माननीय महोदय, आपको फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये ही आपको लिखना होता है। जैसा पत्र है वैसी स्टार्टिंग होगी, वैसी एंडिंग भी होगी। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं का कक्षा का छात्र हूँ। मैंने अपनी कक्षा के 2 सहपाठी यानी 2 दोस्तों के साथ मिलकर शरारत की एवं कमरे का जो फर्नीचर है यानी डेस्क है वो तोड़ दी। अब दोनों सहपाठियों के साथ जो मेरी अकल थी ना वो पर्दा पड़ गया था, यानी उनके बोलने से मैंने गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ क्योंकि पैसे तो मुझे ही भरने पड़ेंगे, वो दोनों तो बच गए क्योंकि अध्यापिका ने मुझसे 500 रुपये दंड के स्वरूप मांगे हैं। तो मेरे पिताजी का एक बहुत गरीब आदमी है, अब वो पैसे दे ही नहीं सकते, वह ये दंड राशि नहीं दे पाएंगे। और अगर पूछेंगे कि पैसे कितने चाहिए क्यों, और ये पता चलेगा कि मैंने गलती करी है तो वो मुझे और मारेंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस बार क्षमा कर दी जाए। मैं आश्वस्त, अब मैंने जैसे अभी बताया कि वो मुझे और मारेंगे, वो सारी बात आपको नहीं लिखनी क्योंकि ईमेल आपको 80 शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं दोबारा कोई बुरा कार्य या काम नहीं करूँगा। मुझे एक अवसर प्रदान करें यानी एक मौका दें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिक्षक सुभाष, या आप सुभाषिनी गुप्ता लिख सकते हैं, 10वीं बा यानी 10th बी से। ये आपने ईमेल लेखन लिख लिया। अब जो हमारा आखिरी प्रश्न आता है वो आता है या तो आपको विज्ञापन लेखन करना है या फिर आपको संदेश लेखन करना है। जिसको विज्ञापन ईजी लगता है वो विज्ञापन करे, जिसको संदेश ईजी लगता है वो संदेश कर सकता है। अपनी संस्था द्वारा बनाए गए आपको हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री के लिए आपको लगभग आपको 60 शब्दों में विज्ञापन लिखना है। तो पहले हम विज्ञापन ले लेते हैं। हस्तशिल्प के यानी हाथों से बना जो शिल्प वस्तुएं हैं उनका केंद्र है ये राजनगर में। इससे द्वारा निर्मित श्रेष्ठ वस्तुएं आपको उचित मूल्य पे जैसे लाइक आकर्षक दिए, मोमबत्ती, सजावटी सामान, पेंटिंग्स, जूट के सामान, बच्चों के खिलौने, सब कुछ उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। आकर्षक प्रदर्शनी, ज़रूर आइए। 1000 रुपये भी खरीदी गई 50 रुपये का सामान मुफ्त मिलेगा। आपका एक प्रयास अपने अनेक शिल्पकारों की मदद कर सकता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सहयोग दीजिए। संपर्क लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं और ऐसी छोटी मोटी ड्राइंग बना सकते हैं और ये बॉक्स के अंदर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर आपको विज्ञापन लेखन नहीं करना तो आप संदेश लेखन कर सकते हैं। ये भी आपको 2-3 लाइन में लिखना होता है। नवनीत या नीता हैं आप, आपके माताजी की अचानक तबीयत खराब हो गई, अचानक से आपको अस्पताल और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आपको इसकी सूचना अपनी बहन को देनी है 60 शब्दों में। तो आप जस्ट लाइक आप इमेजिन करिए, संदेश को भाड़ में जाए, आप इमेजिन करिए कि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें अस्पताल भर्ती करना पड़ रहा है एंड आपको अपनी बहन को ये बात बतानी है और आपके पास फ़ोन वोन कुछ नहीं है। आप संदेश यानी एक पत्र या संदेश के अकॉर्डिंग तो भेजेंगे। तो आप पत्र जब लिखते हैं जब आपका बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी होती है, पत्र बड़े के लिए होता है, 4-5 पन्नों की बात होती है। संदेश होता है पॉइंट टू पॉइंट, जो हुआ है वही बताना बस। तो संदेश में आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपना टाइम लिखते हैं और यहाँ पे डेट, और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं और फिर स्टार्ट कर देते हैं। अब मम्मी की तबीयत ख़राब है तो आज मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। 10-20 पर मैंने उन्हें लोटस नर्सिंग होम में भर्ती किया है। डॉक्टर ने मुझे कहा है चिंता की कोई बात नहीं है, तुम समय निकाल कर आ जाना, मम्मी की देखभाल मैं भली भांति कर रही हूँ, अधिक चिंतित मत होना। बस इतना लिखना है और इसे बॉक्स के अंदर लिख के जिसका नाम, जिसको आप कौन हो, आपका नाम नवनीत है तो आप नवनीत लिख रहे हैं या नीता लिख रही हैं तो आप अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे और इसे बॉक्स के अंदर इतना ही लिखना होता है। क्योंकि हम संदेश लिखते हैं, संदेश हमारा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए भी होता है, आमंत्रित करने के लिए भी होता है और दुख में वाला भी होता है। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि किसी के मरने पर जब 1 साल बीत जाता है तो उसे याद करने पर संदेश लिखा जाता है और लोगों को बुलाया जाता है और वो संदेश के द्वारा बुलाया जाता है। तो अगर आप इमेजिन करिए कि अगर आप जस्ट लाइक इसी सिचुएशन में जो आपको क्वेश्चन देखा था, इसी सिचुएशन में आप ये लिखते, सर तुम कैसी हो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, तुम्हें पता है मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसे तो आप नहीं लिख सकते ना, तो ये संदेश तब लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।